अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सरसब्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखार हसन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और हर हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि हमारी जो फसलों की पैदावार है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो। इस हुकूमत का भी ख्वाब है कि पैदावार जो है उसमें इजाफा हो और रिकॉर्ड पैदावार हो। जिस तरह गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई, इस तरह अब फोकस है कि कपास की पैदावार में भी ज़्यादा इजाफा हो ताकि हमारी मईशत में एक बेहतरीन किरदार अदा कर सके, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ज़र मुबादला कमाया जाता है वो कपास से ही कमाया जाता है। और पैदावार में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है ज़रूरी अद्वियात का जाली होना, बीज नाकिस होना और फर्टिलाइजर का जाली होना। इससे कितना हमारी फसलों को नुकसान होता है। अगर ये सही मिल जाए तो हमारे किसान अपनी पैदावार में किस कदर इजाफा कर सकते हैं, इसी पर आज गुफ्तगू करेंगे कि जाली अद्वियात के खिलाफ हुकूमत क्या इकदाम करती है और ये इनका सद्देबाब क्यों नहीं किया जा रहा। इसी पर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका तारफ करवा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं साकिब अली अतील साहब, आप सेक्रेटरी ज़राअत हैं जनूबी पंजाब, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं आसिम जी साहब, आप ज़री माहिर भी हैं और पेस्टिसाइड कंपनी और सीड कंपनी के मालिक भी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़फ़रयाब हैदर साहब डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर पंजाब हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सेक्रेटरी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि आप जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी हैं और हर वक्त जहाँ बैठे हैं आपका फोकस भी है। ज़रूरी अद्वियात जाली होना, बीज जाली होना और फर्टिलाइजर का जाली होना कितना नुकसानदेह है और इसके लिए इसके खात्मे के लिए आप क्या इकदाम करें? अगर बीज जाली है, अगर फर्टिलाइजर जाली है, अगर पेस्टिसाइड जाली है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोई चीज़ अच्छी उगेगी। अगर उग जाती है तो वो गुड लक कहा जा सकता है। तो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे ख्याल में बीज का कम से कम 30% के 20-30% बीज का। बीज में दो चीज़ें हैं, क्वालिटी और उसकी वैरायटी। ये वैरायटी अगर अच्छी है तो अच्छा, वो अगर रेजिस्टेंट है, उसकी शेडिंग नहीं हो रही है, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा दे रही है। दूसरा होता है कि अगर बीज जो मौजूद है उसकी क्वालिटी क्या है। इस साल हमारे रिकमेंडेशंस पर, और चूंकि गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है, फेडरल गवर्नमेंट ने सीड सर्टिफिकेट, जो हमारा सीड सर्टिफिकेशन का इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने 204 कंपनीज को इसलिए बैन कर दिया कि उनकी रिप्रोडक्शन। ये 204 कंपनी सीड की हैं या सीड की पूरे पाकिस्तान में, जिसमें 104 का ताल्लुक साउथ पंजाब से था। अच्छा। अब उसके बाद हम आते हैं फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर में जो बड़ी आ रही है कंपनी से, वो तो ठीक प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं। लोकल जो हमारे फेक तैयार होते हैं उन पर मुसलसल जहाँ कहीं इतला मिलती है, रेड भी होते हैं, FIRs भी होती हैं। ये सारा सिलसिला रूटीन में चलता रहता है। जनरली हमारे यहाँ जो हर साल 10,000 के करीब सैंपल लिए जाते हैं और हमारे रिपोर्ट्स के मुताबिक उनमें 95% का एक्टिव इंग्रेडिएंट ठीक होता है, पूरा होता है। लेकिन हमारे लिए मसला ये है कि हम उससे एक स्टेप आगे गए हैं इस दफा कि एक्टिव इंग्रेडिएंट का रेशो ठीक होना काफी नहीं है। क्योंकि एक्टिव इंग्रेडिएंट की डेफिनेशन में इटसेल्फ मौजूद है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट वो होगा जो असर भी करेगा। अगर असर नहीं कर रहा तो वो उसके लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं रहेगा। अच्छा, आप समझते जो गैर मुअस्सर है वो भी जाली होगी ना? नहीं, मैं उसमें अर्ज करता हूँ ना, मैं मुझे एक मिनट से दे दें। इसके साथ हम ये देखते हैं कि जो गैर मुअस्सर है वो अगर असर नहीं कर रही तो वो भी कानून की जुबान में वो ठीक पेस्टिसाइड नहीं है। अब उसकी मल्टीपल रीजन हो सकती है। एक तो फेक है, जहाँ फेक है वो तो सिंपल बात है, वो तो जाली तैयार हो रही, वो तो है ही फेक। दूसरा ये होता है कि जैसे पेस्ट हमारा जैसे वक्त गुजरता है, एक ही पेस्टिसाइड या मिक्सिंग करके जो इस्तेमाल होती रही है, मुसलसल पेस्टिसाइड के इस्तेमाल होने से हमारा बहुत सा पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया है। चाहे वो रेजिस्टेंस की वजह से है इनफेक्टिव या किसी और वजह से है, वो कानून की जुबान में सही पेस्टिसाइड नहीं है। तो लिहाजा उसके बारे में हमने जब डिटेल देखा, भी कॉटन प्लानिंग कमेटी की हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं मिनिस्टर साहब से, यानी कि साहब के साथ, तो उसमें ये डिसाइड हुआ अल्टीमेटली कि ये हमारे बायो लैब्स को रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। हमारा जो एफिकेसी टेस्ट है नहीं है वो होना चाहिए, उसके लिए एंटोमोलॉजिस्ट की पोस्टिंग कर दी गई है और इसके अलावा स्ट्रक्चर लाया जाए पूरा, ताकि इसकी बजाय कि हम ये रोजाना किसान हमें यही कहते नजर आते हैं कि जी हमें नुकसान हो रहा है, हमारा असर नहीं कर रहा, हम खुद भी टेस्ट कर सके कि इनकी क्या, वो इंशाल्लाह इस दफा पूरी कुव्वत के साथ इन्फोर्स किया जाएगा। अच्छा, आप समझते हैं फल बेहतरी होगी? जी इंशाल्लाह बेहतरी। आसिफ अली साहब, आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह किसान भी कहते हैं और महकमे के भी बहुत सारे लोग हमें बताते हैं, जो सेक्टर साहब भी बता रहे हैं, किसान का सबसे ज्यादा होता है कि जी हमें सीड ठीक नहीं मिलता, पेस्टिसाइड ठीक नहीं मिलती, फर्टिलाइजर ठीक नहीं मिलती। इस जाली फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और सीड से पैदावार में कितना नुकसान हो रहा है? ये बात को बड़ा अच्छा रखा आपने, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो बड़ा एक इसके बारे में बड़ी एक चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। इसका कि जितनी क्लैरिटी ज्यादा होगी, इस तरह के प्रोग्राम होगा, उससे ज्यादा चीजें बेहतर होगी। क्योंकि ऐसा काम होना नहीं चाहिए। ज़राअत मुल्क की है, इस्लाम
कोविड के बाद फूड सिक्योरिटी नंबर 1 बन गई दुनिया पूरी का। बिल्कुल है। फूड सिक्योरिटी में बड़ी फोकस लोगों का रहा है कि इसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है, और हमारे लिए तो जनूबी पंजाब फूड सिक्योरिटी के लिए लीडिंग है, इसमें है ही बड़ा कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए मतलब है कि जी हम कहते हैं कि जी फैक्टर है नंबर 1 जमीन ठीक होनी चाहिए। पैदावार में इजाफा के लिए नंबर 1 फैक्टर जमीन है कि जमीन अच्छी हो, फर्टाइल हो, उसका मतलब पीएच लो हो, ऑर्गेनिक मैटर हाई हो, उसके बाद पानी की अवेलेबिलिटी हो, ये तो एक बेसिक क्राइटेरिया है ना, होना चाहिए। उसके बाद अगर हम समझते हैं तो बड़े तीन जो फैक्टर जो आपने बात की है, सीड इज नंबर 1 कि सीड अच्छा होना चाहिए। जिस तरह दुनिया में अब मतलब पूरी दुनिया का जो रोल है सीड के ऊपर ही ज्यादा सारी गेम जा रही है कि पानी को भी कमी को कम से कम मतलब इस्तेमाल करे, और उसके बाद मतलब फर्टिलाइजर की भी और पेस्टिसाइड भी कम से कम। सीड के ऊपर बड़ी एक मेन जो सर्च हो रही है वो सीड के ऊपर ही हो रही है। उसके बाद है बड़ा रोल फर्टिलाइजर का। 2 के बाद फर्टिलाइजर इज मेन प्रायोरिटी है। फर्टिलाइजर जो हमारे यहाँ पे अब ऑर्गेनिक मैटर जो है ही नहीं, 0.3% है, उससे भी लेस है। तो उसके लिए ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो फिर हमें पानी भी कम है और ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं है, पीएच भी हाई है, तो हमारे ऊपर फर्टिलाइजर की स्ट्रेस मैनेजमेंट का रोल ही आता है कि इस्तेमाल पहले भी पोटाश का भी नहीं है, ये भी बहुत कम है, एक यूरिया के ऊपर ही आता है, यूरिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, तो उसके ऊपर हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। उसके बाद आती है पेस्टिसाइड अगर हम बात करते हैं, कॉटन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उसके बाद आता है तो हर्बेसाइड ज्यादा है, बाकी कोई इतना बड़ा इंसेक्टिसाइड का रोल कम आता है। लेकिन अब हम कहते हैं कि ये एक नंबर मिलनी चाहिए, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, वो सीड हो, वो पेस्टिसाइड हो, वो अपना फर्टिलाइजर हो, इसके ऊपर बड़ा क्लियर कट स्टैंड है कि नंबर ऑफ सैंपलिंग है। उसके बाद जो थोड़ा आपने बात की क्वालिटी की कि इफेक्टिव नहीं है, उसके लिए मतलब एक चीजें होनी चाहिए। हम कहते हैं फर्टिलाइजर है तकरीबन 500 अरब की मार्केट है, सीड की मार्केट तो बहुत बड़ी है और 800 अरब की मार्केट है सीड की अभी, लेकिन ग्रोइंग नहीं है, फार्मर अपना रखता है, उस पर अभी तक काम नहीं है। सीड अभी हमारा बहुत ही ज्यादा काम होने वाला है सीड के ऊपर, रिसर्च में भी और उसकी मतलब एक क्वालिटी के लिए भी बहुत ही बड़ा फैक्टर है। फर्टिलाइजर के फर्टिलाइजर से भी बड़ी इंडस्ट्री है, वो बड़ी इंडस्ट्री और बड़ा सिस्टम है, लेकिन अभी हमारे यहाँ है नहीं। पाकिस्तान में सीड का सिस्टम बहुत ही वीक है, वो लोकली लोग अपनी जो वीक है, मतलब 70% अभी भी फार्मर अपना रखते हैं, कोई ऐसा है नहीं, मतलब कोई सिस्टम वो सब में फर्क नहीं है, इसलिए मैं अपना रख लेता हूँ, उसका बारे में नहीं होना। हालांकि सबसे नंबर 1 फोकस अगर हम बात करता हूँ वो सीड होना चाहिए फ्यूचर में, मतलब क्वालिटी की बात भी कर रहा हूँ या मतलब एक वैरायटी की बात जो की है उस तरह भी हो। उसके बाद आता है फर्टिलाइजर, और 500-700 अरब की मार्केट है, बहुत बड़ा फैक्टर है, उसका इम्पैक्ट से निकल आता है। उसके बाद है कॉटन में अगर रखेंगे तो 60% भी 50% रोल भी आता है पेस्टिसाइड का, लेकिन अगर बाकी करें 10-15% से ऊपर है नहीं। आप समझते हैं कि पेस्टिसाइड का सबसे ज्यादा जो फैक्टर है वो कॉटन का था, मतलब एक स्प्रे होते थे कॉटन के ऊपर, लेकिन बाकी अगर हम बात करते हैं तो किसी पे 10-15% से ऊपर आता नहीं है। फर्टिलाइजर का रोल आता है 30-40%, लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू है। हम कहते हैं कि जी फर्टिलाइजर की सैंपलिंग आप देखें तो ना होने के बराबर है ही नहीं। 95% जो पेस्टिसाइड 3 बड़ी कंपनियां देती हैं, एफएफसी, एग्रो और अपना फार्मा फर्टिलाइजर, ये रोल है इनका 3 का, बाकी 5% रोल होगा। 5% में आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हमारे पास, उसमें 1-2% रेशियो है, लेकिन सबसे ज्यादा सैंपलिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की है। इतनी बड़ी सैंपलिंग उसकी नहीं है, डीएपी की, यूरिया की या बाकी जितनी बड़ी सैंपलिंग है कि कंपनी छोटी बेचती है, उसने मतलब है कि उसकी सैंपलिंग भी परसेंटेज बढ़ी है, उसकी सब्सिडी बढ़ी है, रजिस्ट्रेशन भी, चीजें भी और सैंपलिंग भी बेइंतहा है उसकी, और उसका रोल नहीं है 5% भी, लेस देन 1-2% रोल आता है, मतलब इम्पैक्ट यील्ड की बात करता हूँ। इसी तरह पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड का ओवर रूल है, ये मतलब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 98% जो पेस्टिसाइड है थ्रू डीलर बिकती है, फर्टिलाइजर भी सीड के अलावा फर्टिलाइजर और अपना पेस्टिसाइड 98% थ्रू डीलर बिकती है, 2% होगी जो डायरेक्ट फार्मर को हम सप्लाई देते हैं, इससे भी कम होगी, लेकिन चलो 2-3 कर लें। डीलर रजिस्टर्ड है, बेच नहीं सकता, इतनी रूल रेगुलेशन है कि ट्रेसेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि कहां पर कौन किस तरह बेच रहा है, कि अगर कोई मतलब है कि रहीमजार खां के एंड पे भी कार्नर पे को बेच रहा है, उसकी भी ट्रेसेबिलिटी उस तरह है जिस तरह कोई मुल्तान के मेन एरिया सब्जी मंडी की भी है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि वहां पर ना हो। सैंपलिंग भी बहुत ज्यादा है, पिछले 4-5 सालों में सैंपलिंग मतलब डबल हो गई। नहीं तो ये आपकी बात ठीक है, सैंपलिंग भी होती है, फिर ये गैर मुसर क्यों है, जिस तरह सेक्रेटरी साहब कह रहे थे। मैं कहता हूँ कि रोल है मैनेजमेंट का 70%, एग्रीकल्चर में रोल है मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट कैसी है, बंदा जो कर रहा है, अब टाइमिंग है ना कि आज मैंने सोइंग करनी है। आप ये समझते हैं कि भाई पेस्टिसाइड का या फर्टिलाइजर का जाली काम नहीं हो रहा होगा, मतलब लेकिन जहां हो रहा है कि जहां पर इंटीरियर में उसकी इतनी ज्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस है मेन मार्केटों में,
स्टोरों पे, लोगों की मतलब एक डीलर्स पे। ज़फ़रिया साहब, आप डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर पेस्ट वार्निंग भी रहे हैं और एक्सटेंशन भी रहे हैं, आप इसको ज्यादा करीब से देखते हैं, कहाँ पे होता है जाली काम? जैसे इधर सेक्टर ने बताया, इन्होंने बताया, लेकिन जो पहला जो मेन रोल है वो तो है सीड का। कि आप देखें ना, सीड जब इसमें हमारे मकाई में आया है, इसमें चावल में आया है, राइस में आया है, तो उसमें आप पैदावार आप देख रहे हैं बहुत बेहतर है। आप समझते हैं कि उसकी सीड की वजह से पैदावार बढ़ गई है? हाँ, सीड की वजह, मेन जो फैक्टर था वो सीड था। इसमें काटन में जो मेन फैक्टर था ना वो तो था सीड वाला, उसको जरा थोड़ा सा हमने साइड लाइन कर लिया, ज्यादा हम आ गए हैं जेली अद्वियात पर। जेली अद्वियात भी बाद बार मतलब मैं आपको बताऊं कि जिनका तल्लुक नहीं था वो भी कहते हैं जेली अद्वियात है। जेली अद्वियात में जितनी चेकिंग है शायद इतनी इंसानी अद्वियात में भी चेकिंग नहीं है। चेकिंग क्योंकि उससे भी ज्यादा, जैसे सेक्टर फरमा रहे थे 10,000 सैंपलिंग हम करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे जो वसाइल थे, हमारे पास जो इंस्पेक्टर थे उनके पास वसाइल कम थे चेक करने के लिए, उनके पास गाड़ी नहीं है, उनके पास उनका जाना, उनको फिर थ्रेट भी होता है आगे जो है ना, वो बड़े बड़े लोग होते हैं, उस हिसाब से पैसे वाले लोग होते हैं, खर्च भी कर लेते हैं। फिर पुलिस वाला सिलसिला है, वहां पर केस खराब हो जाता है, फिर अदालतों में चला जाता है, फिर गवर्नमेंट के केस इतनी सही अंदाज है जो वो परसू नहीं होते, फिर कई जगहों पर रिटे हो जाती हैं, फिर वो स्टे आर्डर आ जाते हैं। इस तरीके से ये जो मसाइल है, और मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ मेन मार्केट में निस्बतन ये काम कम है, निस्बतन ये जो है ना वो इंटीरियर में जो हमारा जो मेन में समझ तो प्रॉब्लम है वो काश्तकार का, उसके पास नकद पैसे नहीं है। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, आप समझते हैं कि छोटा जो किसान हमारा, क्योंकि दूर दराज छोटा किसान बैठा हुआ है, वो मंडी आ नहीं सकता, मार्केट आ नहीं सकता, इससे ज्यादा उसका जो प्रॉब्लम उसको पैसे नहीं है। जब वो दुकान पे जाता है वो कहता है मुझे उधार दे, जब उधार वाले जाता है वो सामने वाली दुकान से नहीं लेता, तो मेरे पिछले स्टोर में माल पड़ा है वहां से मैं आपको उठा कर दूंगा, खाद भी वहीं से देता है, बीज भी वहीं से देता है, और ये वहां पर चांसेस ज्यादा जो है ना उसके होते हैं। और वो उसका वहां पर आपका महकमा जो है वहां पर नहीं है, महकमा करता है, लेकिन महकमे के जो वसाइल है उस लिहाज से महकमा हर जगह नहीं पहुंच सकता, जब या तो काश्तकार के पास इतना पैसे हो। अब ये कुछ मैं बेहतरी समझ रहा हूँ, ये किसान कार्ड जो आ रहा है शायद इससे कोई उधार वाला मामला निस्बतन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी तक क्योंकि अवेयरनेस इतना नहीं है कि 100% लोग इस पे आ जाएंगे, लेकिन कम जरूर हो जाएगा। तो अगर फिर काश्तकार जो राब्ता करता है उसका तो 100%, फिर जो हमारा ये है कि अगर काश्तकार ले जाता है नंबर 2 उसके पास खाद है या नंबर 2 दवाई है, उसको इंस्पेक्टर नहीं चेक कर सकता, उसने चेक करना है जो कस्टोडियन के पास पड़ी हुई है, उसको अगर चेक करेगा तो वो उस पर कोई पर्चा या समझे उसमें कोई वो एक्शन नहीं ले सकता, वो समझेगा इफ्तिकार सेट किया या फरियाद की है। वो तो अगर जो बेच रहा है उसके पास से मिलेगा, वही नमूना होगा, वही नंबर होगा, वही बैज नंबर, हर चीज अगर वही होगी तो फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकेंगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा सर, ये बताएं कि आप क्योंकि आप बहुत अच्छा इस डिपार्टमेंट में रहे, कितना एक नुकसान कर रहे हैं ये जाली अद्वियात, जाली खादें, जाली बीज, कितना काम समझते हैं कि इतना नुकसान हमारा हो रहा है, आपके अंदाजे में कितना? नहीं, ये है, लेकिन बीज जिस तरीके से पहले मैंने गुजारिश की, एक तो है बीज वाली जमीन बीज, जैसे ये भी बताया आसिम मजीद सर ने, ये चीजें बिल्कुल एग्री है। दूसरा मेंटेनेंस है, जो लोगों की प्रैक्टिस है उसका बड़ा रोल है। बाकी इसका रोल जरूर है, लेकिन इतना रोल नहीं है जितना कहा जाता है, जितना शोर मचाया जाता है उतना रोल नहीं है। अच्छा सर साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगा, गफियाब हैदर साहब ने बात की कि इतना इसका रोल नहीं है, लेकिन जब भी किसान से मिले दो बातें किसान की, एक वो कहता है कि हमें पेस्टिसाइड महंगी मिलती है, इसका कोई मैकेनिज्म बनाया ताकि इसमें भी चीजें क्लियर हो कि भाई जो पेस्टिसाइड कंपनीज वाले हैं उनको पड़ती कितने में है और हमारे किसान को मिलती कितने में है। जहाँ जाली अद्वियात का मसला है वहाँ कीमतों का भी मसला है, इस पर आप क्या करें? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है और किसान की बात ठीक है। मैं मतलब हम अपनी बातें करते रहते हैं, मैं बात करूंगा तो गवर्नमेंट को डिफेंड करूंगा, डीजी साहब बात करेंगे वो ज़ाहिर अपने परफॉर्मेंस को डिफेंड करेंगे, आसिफ मजीद साहब बात करेंगे तो कंपनी को डिफेंड करेंगे, लेकिन बात सच ये है कि जो किसान कह रहा है वो ठीक कह रहा है। आइए, अगर वो कहता है, अभी देखें पिछले 5-6 सालों से क्लाइमेट का एक इशू रहा, 7 पेस्टिसाइड, जब भी जैसे ही पेस्टिसाइड कॉटन का जो कि मेन इशू बना हुआ है ना, कॉटन पे जैसे पहली पेस्टिसाइड होती है उसके बाद कॉटन बैठ जाती है। भाई व्हाट इज द रीजन? कभी किसी ने 5 साल में 7 साल में इससे सोचा नहीं, गौर नहीं किया। 10 साल आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये बात कहनी कि ये डीलर सिर्फ जिम्मेदार है, मैं माजरत के साथ डिसएग्री करूंगा। इसमें इंपोर्टर से लेकर इंपोर्टर, आगे फार्मुलेशन, आगे डिस्ट्रीब्यूटर और आगे डीलर, हर शख्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल है कानून की जुबान में। बिल्कुल ठीक है, कानून कहता है कि तमाम जिम्मेदार है।
और इसमें अभी जिस तरह बात कर रहे बहुत से स्टे आर्डर्स जो है सारा कुछ है ये मौजूद होते हैं, इसके बिल्कुल हमारे हाथ बंधे होते हैं कई जगहों पर, उसके बावजूद इसको परसू किया जा रहा है, वो अलग इशू है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब पेस्टिसाइड किसान के पास पहुंच रही है वो ट्रेसेबल होनी चाहिए। अभी पिछले हफ्ते डीजी पेस्ट वार्निंग ने लेटर भी इशू किया है तमाम इम्पोर्टर्स को कि आप बताएं आप कितनी पेस्टिसाइड ला रहे हैं और आगे कितनी डिलीवर कर रहे हैं। ये तो नहीं हो रहा कि आप फर्क करो मतलब 1,000 लीटर ला रहे हो या 10,000 लीटर बेच 20 रहे हो या आगे आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी बेच रहा हो। फिर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी इम्पोर्टर की है कि हर सूरत में जो जब फार्मूलेटर की ये जो भी पेस्टिसाइड है उसे रिटेल पैकेजिंग करके उसको डिस्ट्रीब्यूटर को दे, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास अमूमी तौर पे ये डीजी साहब बता सकते हैं, बहुत जगह ये लोग करते हैं प्रैक्टिस कि जी वो खुला ड्रम ले लेते हैं, वो ड्रम में भी जो मर्जी करें उसके बाद वो कानूनी तौर पे ले नहीं सकते। तो लिहाजा मैं ये आपको इकदाम बिल्कुल हम कर रहे हैं। एक तो हमने अभी फौरी तौर इन्फॉर्मेशन जो डीजी पेस्ट वार्निंग ने मांगी है तमाम से, और हम ये डिसाइड कर लिया कि हम इनको मॉनिटर करेंगे कि पेस्टिसाइड कहाँ जा रही है। और उसके बाद सेकंड इशू जिसे मैंने पहले कहा फेक वो जाली कहते हैं, जाली का लफ्ज जरा डिफरेंट है कानून की जुबान में, और स्टिल अडल्ट्रेटेड या इस तरह के सब स्टैंडर्ड गैर म्यारी कह लें। तो वो जो दवाई है उनके लिए मैंने बताया कि उसको भी मेजरमेंट होना चाहिए। हमारे पास बदकिस्मती से ये है कि फॉर्म 11 पर जो फॉर्म 1 पर 1100 के करीब पेस्टिसाइड आ रही है, फॉर्म 1 पे जितनी पेस्टिसाइड आती है वो तमाम का इफेक्टिवनेस या एफिकेसी टेस्ट होता है। ठीक है। जो फॉर्म 16 और 17 पर आती हैं वो तकरीबन 14-15 हज़ार के करीब पेस्टिसाइड है, उनका इफेक्टिवनेस टेस्ट नहीं होता। हम इस दफा गवर्नमेंट के ये रूल कोशिश कर रहे हैं, SOPs बना रहे हैं कि तमाम पेस्टिसाइड का इफेक्टिवनेस टेस्ट हो, और खास तौर पे इस सीजन में हम कॉटन का जो हम समझते हैं कि उनके इफेक्टिवनेस का टेस्ट होना चाहिए, वो होंगे वक्त के साथ, और इसमें हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट। और जो बात बिल्कुल ये 100% ठीक है कि बीज नंबर 1 फैक्टर है, नंबर 2 फैक्टर केमिकल्स हैं, उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट जो आसिफ मजीद साहब ने कहा ना कि आप वाइजली यूज भी करना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो खराबी आई है वो सिर्फ पेस्टिसाइड कंपनी की वजह से नहीं आई, वो किसान की प्रैक्टिस की वजह से भी आई है। विश मैनेजमेंट किसान को अवेयर करना तो आपके महकमे का हमारा काम अनपढ़ है, आपके फील्ड अफसर वहाँ मौजूद हैं, वो उनको सर्विसेज दें ताकि वो गलत उसका इस्तेमाल ना करें, प्रॉपर इस्तेमाल हो सके। मैं वही कह रहा हूँ, इस दफा हम वही कर रहे हैं। हम इस दफा बल्कि हमने PCPA के साथ भी मीटिंग की और बड़े वी आर थैंकफुल टू देम। हमने एक IPM लॉन्च किया इस साल, ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसका मकसद ये है कि मिनिमम पेस्टिसाइड इस्तेमाल की जाए, वाइजली इस्तेमाल की जाए, जैसे आसिफ जी साहब कह रहे हैं मिनिमम किया जाए, और विंडो उसकी विंडो स्टाइल में किया जाए। 2 इसमें चीजें बनती है विंडो में, एक तो ये कि जो उसकी विंडो है एप्लीकेशन की, वो हमारा 2 मसले हैं, पिंक है और ये व्हाइट फ्लाई है। कॉटन की बात अगर करें तो उसकी विंडो शॉर्ट होनी चाहिए, आसिफ जी साहब इस पर एग्री करेंगे। दूसरा स्पॉट ट्रीटमेंट होनी चाहिए, और तीसरा हम कह रहे हैं कि कम से उस वक्त तक इस्तेमाल ना करें जब तक आप समझ रहे हैं बहुत सीवियर लॉस देता है, या जब तक महकमा ज़राअत आपको रिकमेंड नहीं करता। तो ये सब बातों के साथ ETL लेवल होता है, ETL लेवल से भी मतलब बात चीजें हम बताएंगे, माहिरीन बताएंगे कि बात ETL लेवल जैसेड वगैरह इतना डैमेजिंग नहीं होता, जैसेड या थ्रिप्स है जैसे आजकल चल रहा है, लेकिन कुछ चीजों का ETL जैसे आपका पिंक बॉल वॉर्म का है, जैसे आपका व्हाइट फ्लाई का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम इसके साथ ना सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं किसानों को, बल्कि इस दफा हम अल्टरनेटिव होस्ट पे हम जा रहे हैं। अभी हमारी मीटिंग थी, अब अल्टरनेटिव होस्ट जो व्हाइट फ्लाई का उसमें हम अटैक कर रहे हैं। इससे पहले कि व्हाइट फ्लाई कॉटन पे अटैक करे, हम उनकी कॉलोनीज पे अटैक कर रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ इसमें फैक्टर्स हम ले रहे हैं, एजुकेट भी कर रहे हैं, हम खुद पहुंच रहे हैं, हमारा फील्ड पहुंच रहा है, इस दफा हमारा सेक्रेटरीट पहुंच रहा है। आसिफ जी साहब आप बताएंगे ये आप इनकी जो क्वालिटी है किस तरह मेंटेन करते हैं? क्वालिटी बड़ा मसला है क्योंकि शोर शराबा भी इसी बात का होता है, पेस्टिसाइड की क्वालिटी किस तरह मेंटेन करते हैं? वो कहा था अभी आ रहा है 2 तरह का आता है प्रोडक्ट आता है, एक टेक्निकल, एक आता है फार्मुलेटेड। ठीक है सर, 2 तरह के प्रोडक्ट हैं। टेक्निकल मतलब एक टेक्निकल होता है तकरीबन आप उसका फार्मुलेशन यहाँ करते हैं, तकरीबन 98% 95% टेक्निकल होता है। फार्मुलेशन आप पाकिस्तान में लोकल फार्मुलेशन करते हैं। फार्मुलेशन में मतलब है कि हम इसी में जायलिंग होती है इस्तेमाल, WDG में मतलब एक होती है तरीका अपना वो चुना जो तरह मतलब वो हम करते हैं। अब उसमें जो रोल है ना, देखें ना, रोल है मेजर टेक्निकल का। टेक्निकल है प्योरिटी वाइज जितना ज्यादा प्योर होगा उससे टेक्निकल से बनेगा प्रोडक्ट, ठीक फार्मुलेशन होगी। 98 है, 90 मतलब 85 है, 96 है, उसमें इम्प्योरिटी जितनी कम होगी बेहतर होगा प्रोडक्ट। उसके बाद फार्मुलेशन में आती है। फार्मुलेशन का रोल है सिर्फ दवाई को हल करना, टेक्निकल को पहुंचाएं हम फील्ड तक, फार्मर तक। क्योंकि टेक्निकल की डोज बनती है ग्राम्स में, वो हम
फार्मर तक तो खेत तक पहुंच सकती, उसको करते हैं फार्मेशन 10%, कि उसके मतलब लीटर में बना दिया कि डोज मतलब एक इतने मेजरमेंट आ जाए 250 ml या लीटर या डोज आ जाए, उसको मिलाना आसान हो उसको पानी में और पानी में हल हो जाए। इसके अलावा कोई काम नहीं है। दवाई का टेक्निकल का पहुंचना उसके लिए फार्मुलेशन होती है। फार्मुलेशन में कुछ रोल है एडजुवेंट्स का, कि एडजुवेंट्स हो पड़े वहां जम जाए, लेकिन पावर बढ़ जाए। अब रोल ये है, जिस हम फार्मुलेशन के बारे में बात करते हैं, रोल है। अब या तो ये कहें कि फार्मुलेशन का रोल कितने % है। अगर पानी दवाई डाली हमने, पानी में हल हो गई, नीचे नहीं बैठी है, तो दवाई ठीक है, उसका कोई काम नहीं। इसके अलावा फार्मुलेशन का और कोई काम ही नहीं है। दवाई नीचे बैठती है, इसका मतलब दवाई ठीक नहीं है। नीचे बैठ जाए, मिक्स हो जाए पानी, मतलब बन जाए, दूसरा कलर बनता है, पानी हल होती है, तो दवाई ठीक है। मतलब टेक्निकल, अब उसके बाद टेक्निकल कितना % है वो चेक करना ठीक है कि टेक्निकल पूरा है कि नहीं है। इसके अलावा कोई रोल नहीं है। जिस तरह हम फार्मुलेशन के बारे में बहुत बात करते हैं कि फार्मुलेशन ठीक नहीं है, मैं ये कहता हूं कि फार्मुलेशन का तो काम ही सिर्फ है कि दवाई में हल होना, पानी में हल होना, मिक्स करना बैठ जाए। एक चीज हो सकती है, नहीं इसमें आते सर एक चीज तो हो सकती है, कुछ लोग जो है ना जो सीजनल आते हैं वो अच्छा ज़ाइलिन इस्तेमाल नहीं करते, वो फिर उससे फर्क ये पड़ेगा ना, उससे ये फर्क दवाई वोलेटाइल कम हो जाएगी। मैंने बोतल भरी, वो लीटर है, वो अगर वोलेटाइल होगी तो निकल के वो 800 ml रह जाएगा। इसके अलावा कोई हल नहीं उसका, फर्क उसका कोई रोल नहीं है ना। लाइनिंग जो भी हो ना कि आपको एक वोलेटिलिटी होती है, लाइन अच्छी होती है। ये बताएं आप अपने तौर पर इन लोगों का मुहासबा करते हैं जो जाली काम करते हैं, एक तो गवर्नमेंट का काम है, एक आपकी PCC है, पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन, क्योंकि ये आपके लिए बदनामी का सबब भी बनते हैं। लोग बजाय इसके उनको इल्जाम ठहराएं, वो ठहराते आपको हैं क्योंकि सामने तो आप बैठे हैं। तो आप इसके लिए क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ हमारी 100% वाइज थ्रू डील जाती है, रजिस्टर्ड डीलर है सर, सर्टिफिकेट की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसको हम दवाई देते हैं। उसके अलावा हम 1 लीटर नहीं देते, 1 लीटर भी बाहर नहीं आता है, रजिस्टर्ड दवाई है। और वहाँ महकमा चेक करते हैं, महकमा के पास आता है वो रिजल्ट लेने के लिए, उसकी होती है, उसका रिकॉर्ड कीपिंग होती है, चेक करता है रजिस्टर्ड भी। मैंने जिस तरह बात इन्होंने भी की थी ना कि ओवर रेगुलेशन है, ऑलरेडी पेस्टिसाइड में बात ये नहीं है। हमारा फार्मर है बेचारा अनपढ़, पैसे उसके पास होते नहीं, इन्होंने जिस तरह बात की, कमजोर आदमी है। फार्मिंग कोई कारोबार नहीं है जो बहुत बड़ा अमीर हो, कारोबार दुनिया में फार्मर गरीब है। यहाँ पर रोल ऐसा है कि हमारी मैनेजमेंट कैसी है, हमारा रोल कैसा है उसकी। नहीं मैनेजमेंट तो बड़ी अहम है, लेकिन आपने पेस्टिसाइड की बात बताई, सीड में क्या 2 नंबरी होती है, उसमें क्या जाली? मैं समझता हूँ कि हमारे पास उस लेवल की जेनेटिकल मटीरियल नहीं है जो होना चाहिए। अब देखें ना, मॉन्सेंटो पाइनियर मेज में देखिए आगे किस साल 130 मन पैदावार आ रही है, राइस में हाइब्रिड 110 मन पे चला गया। हमारा तो जेनेटिक मटीरियल ठीक नहीं है। जेनेटिक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जब क्लाइमेट चेंज के मुताबिक अपना मटीरियल लेके आएंगे तो मैं आज भी कहता हूँ कि हो जाएगा। हमें वो मल्टीनेशनल से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे ज्वाइंट वेंचर करने पड़ेंगे, उनको लाना पड़ेगा। चाइना की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा मटीरियल देखे ना, चाइना मतलब वहाँ क्लाइमेट है बहुत मॉडरेट टेम्परेचर है, ठंडा मुल्क है। हमारा टेम्परेचर है 46, 47 पूरे पाकिस्तान में, मतलब एग्रीकल्चर जो भी पंजाब की अगर हम सारी बात कर लें तो यहाँ पर बहुत जगह है जहाँ पर चीजें डिफरेंट है। हमारी क्लाइमेट के मुताबिक चीजें होना, मटीरियल जो हमारा है ना, इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। सबसे बड़ा फैक्टर लोकल रिसर्च भी हो। मैं आप भी कहता हूँ कि चोलिस्तान है, हम इसका काटन का एरिया बढ़ाएं, वहां पर उसको आबाद करें। 65 लाख एकड़ खाली पड़ा हुआ है, हम उसको आबाद कर लें, हमारी एरिया काटन का 15-20 लाख वहां से निकल आएगा, हम बिल्कुल तब्दील हो जाए। हम उसकी बड़ी बातें करें, हम ये छोटी नीति गिरती फंस की हम जबरात का बेड़ा गर्क किया हुआ है। छोटी छोटी बातों में हम इतना ज्यादा टाइम फोकस करते हैं जिसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम आज भी करते हैं, ज़राअत में ठीक होना है, सीड में ठीक करना है, जमीन में ठीक करना है, पानी में ठीक करना है। इसके अलावा ये जो छोटी चीजें हैं, मैं आज भी कहता हूँ काटन जो है हम हो रही है ना जी, अक्सर हम IPM की बात की है, हम कहते हैं IPM बिल्कुल जरूरी है। हम कहते हैं कि जब ये कहेंगे, हम यहाँ पर कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि जुलाई में स्प्रे नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं कि करें। अब उसके लिए जरूरत ये है, या तो हम उसके लिए मैसेज ना दें, डिस्कशन ना करें कि स्प्रे हम कहते हैं जबरदस्ती होनी चाहिए, हम अगर करा रहे हैं, हम कहते हैं कि अगर हम उनके साथ हैं, IPM मस्ट है, महकमे के साथ मिलकर आप करेंगे। साहब आप ये बताएंगे कि ये जो एक टाइम था जब एग्रीरियन रखते थे और फिर कंपनी रजिस्टर्ड होती थी, उससे ये होता था कि जाली अद्वियात बनने के चांस बड़े कम होते थे। अब इस पर अमल हो रहा है। वो जो छोटे छोटे ग्रुप आ जाते हैं सीजनल, अक्सर जाली काम वो को दिखा जाते हैं। जो रखते थे ना एग्रीकल्चर, वो कोई रिसर्च के लिए थोड़ा रखते थे, वो तो सेल के लिए रखते थे ना। सेल के लिए जब रखते थे ये था, हमारे पढ़े लिखे लड़कों को रोजगार भी मिलता था। वो मिलता है, वो बंदे उनसे तो उन्होंने सेल कराने, उसको सेल टारगेट होता है, अभी इतनी आपने दवाई बेचनी। मैं इस मौके से फायदा उठाता ये बात करूँ, काश्तकार अगर एक मेहरबानी कर लेता है कि रजिस्टर्ड डीलर के साथ दवाई या खाद रजिस्टर्ड डीलर के पास चला जाए, जहाँ पर एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट लगा हुआ उसकी दुकान पर,
वहाँ पर एक तो उसको रेट ठीक मिल जाएगा, दूसरा उसको निस्बतन समझता हूँ कि उसको क्वालिटी बेहतर बन जाएगी। और दूसरी बात फिर मैं इस पर सजेस्ट दूंगा, जब तक अगर कॉटन की बात करते हैं नया जेनेटिक मटेरियल नहीं आता हमारे पास, तो लोकल रिसर्च से हम वो नहीं फार्मुलेट कर सकते। लोकल रिसर्च हमारी किसी काम की है, लेकिन जब वो चीज है ही नहीं हमारे पास जो हमारे सारी दुनिया में जरूरत है, जो दुनिया में कॉटन काश्त होती है ये 40 टेम्परेचर से नीचे होती है, हम तो 46, 48, 50 तक चला जाता है टेम्परेचर। इस पे ये मटेरियल तो नहीं काम कर रहा। आप साहब पहले भी तो हमारी मौसम ऐसी था नहीं, क्लाइमेट यकदम चेंज हुआ है। आप देखें सर्दी गर्मी का मौसम, अब मिसाल का इसी दफा का अब ये आज का ये मौजूद नहीं है, लेकिन मैं बताऊं मतलब ये मई में जो है अंधेरियां चलती थी और आम हमारा गिरता था। अब इस दफा जून में अंधेरियां चलना शुरू हो गई। जून में कभी अंधेरियां हुई देखी थी हमने। ये चेंज तो है ही। अब जो पका पकाया फल जो गिर रहा है तो काश्तकार होता है। इस तरीके से ये जो चीजें हुई, सर्दियां आगे चली गई हैं, गर्मियां आगे चली गई। हम काश्त करते थे जो है ना, जून में हम कपास काश्त करते थे और जनवरी तक हम लेकर जाते थे। अब हमने पीरियड तो इसको कम कर लिया है। अब हम काश्त करते हैं अप्रैल में या मैक्सिमम जून के थोड़े तक करते हैं और हम अक्टूबर में उसको फारिग कर लेते हैं। इसका एक फायदा तो हमें जरूर हुआ कि गंदम के लिए हमें जमीन खाली मिल गई। IPM बहुत जरूरी है। सेक्रेटरी साहब से मैं इसको इंडोर्स करूंगा। इस दफा इन्होंने एक निकाला था, एक क्या कहें सर्कुलर या नोटिफिकेशन निकाल दिया था जब स्प्रे अंधाधुंध हो रहा था ना इस पे गंदम पर, तो उन्होंने कहा मेहरबानी करके भी स्प्रे न करें। और स्प्रे उसका फायदा भी हुआ, स्प्रे की जरूरत नहीं थी। दो फायदे हुए, एक तो काश्तकार के पैसे बच गए और दूसरा फसल बहुत अच्छी हो गई। ये अच्छी बात है। ये इस तरीके से कंपनियां और मिलकर जो है ना ये काम करेंगे और एक ही जो है ना वो नोटिफिकेशन निकलेगा। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि सारी बात है, आप भी इस पे काम करें। आप तीनों एक बात पर मुत्फिक हैं कि IPM पे अमल किया जाए, इससे किसान का भी फायदा है और यकीनन हमारी पैदावार भी बढ़ेगी। लेकिन जो मैंने पहले आपसे बात की कि रेट्स का क्या मैकेनिज्म है, आपने खुद भी बनाया कि क्या इनको कास्ट पड़ती है, क्या ये ले रहे हैं, इस पर कोई हुकूमत का कोई इस तरह कोई मैकेनिज्म है? जी आपकी बिल्कुल बात ठीक है। इस वक्त फर्टिलाइजर और ये पेस्टिसाइड, अगर सीड की बात करें, सीड में भी बड़ा कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, लेकिन इस पे काम हो रहा है फेडरल, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट ही मेनली फेडरल हुकूमत डील करती है और इस पे काम हो रहा है। अभी ताज़ा तरीन उन्होंने ये सीड खास तौर पे ये पेस्टिसाइड की अभी आ रही है, इस पर भी अभी मीटिंग्स हो रही हैं कि इसको किस तरह किया जाए कि एक रीजनेबल हद तक प्रॉफिट ले। जो भी कंपनी है, जो डीलर, एक रीजनेबल हद तक। वो इस तरह क्या होता है कि जो ऊपर ये भी होता है कि 1 लीटर है 400 का, उसके ऊपर लिखा होता है 800 रुपए। छोटा किसान है, जो भोला किसान है, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम। मैं वही बात कर रहा हूँ कि उसमें जो लिखा होता है वो डिफरेंट रेट होता है और जो किसान को अभी इसमें 3-4 लेयर होती है। अगर अर्ली किसी ने बुकिंग करा ली तो 40% तक कंसेशन मिल गया। फर्टिलाइजर का एक सिस्टम मौजूद है फेडरल लेवल पे, वहां से जो नोटिफाई फेडरल गवर्नमेंट करके भेजती है, अब उसमें वो फैक्टर जो भी लेते हैं, हम उनके साथ पहले भी बात कर रहे हैं कि इसके भी रेट को मजीद देखा जाए क्योंकि इसका रेट खासा बढ़ गया है। लेकिन उसमें नंबर ऑफ फैक्टर वो काउंट करते हैं जी, गैस इस्तेमाल हो रही है, इम्पोर्ट स्टॉक इस्तेमाल हो रहा है, नंबर ऑफ चीजें हैं। लेकिन ये उसका रेट होता है, उसका एक मैकेनिज्म है, पेस्टिसाइड का नहीं है। इसका सीड का भी कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसको डेवलप हम करने में। लेकिन सेक्रेटरी साहब जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं होगी, पैदावार कैसे बढ़ेगी? इसमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात है, मैं अगेन कहूंगा कि हमने ये इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाई हुई है बहुत ज्यादा। जैसे अब कॉटन की बात हम कर रहे हैं तो इसमें 12-12, 14-14 स्प्रे होते रहे। हर स्प्रे अगर फर्ज करो 2000 का भी पड़ता है तो खाम खा की कॉस्ट है, इसकी जरूरत नहीं होती पेस्टिसाइड की। नहीं, लेकिन जब किसान की फसल में अगर बीमारी का हमला हो तो वो कहाँ जाएगा? मैं अर्ज करता हूँ इसका सादा सा जो हमने स्ट्रेटजी इस वक्त बनाई बड़ी सादा सिंपल है। टेक्निकल बातें साइड पे रखते हैं जो आम किसान को समझ आ सकती है। तो उस स्ट्रेटजी में 3-4 पॉइंट्स हैं। IPM का हिस्से के तौर पे मैं छोटा सा हिस्सा उसका बयान कर दूंगा। नंबर 1 हम ये कह रहे हैं कि आप पेस्टिसाइड को जितना डिले कर सके करें। हम 60-70 दिन कह रहे थे, PCP ने मीटिंग की, अगर 90 दिन तक भी करने कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल बात ठीक है। जुलाई तक इतना कोई इशू नहीं है। अभी तक हम देख रहे हैं कि पेस्ट इस अटैक नहीं है फील्ड में, बिल्कुल पेस्ट अटैक नहीं है। ऐसा कई हॉटस्पॉट्स हैं वो हम ट्रीट साथ कर रहे हैं। सेकेंड हम इसमें ये कह रहे हैं कि इस 90 डेज के अंदर आप प्लांट एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करें। जिस तरह हमने रिसर्च की, मंसूबा ने की, हमारे CCRI ने की, CRA ने की, कुछ पौधे ऐसे सामने हैं जो पेस्टिसाइड का अल्टरनेटिव है, कहे जा सकते हैं। मसलन ये कोटुम्बा है, टोबैको है, इनका जूस निकाल के इसको, और नीम के पत्ते हैं, हींग का भी कहा जाता है, मिक्स भी कर लिया जाए तो वो एक तरीकाकार हमारे माहिरीन बता रहे हैं जिसके तहत आप कम अज कम
इसको डिले मजीद कर सकते हैं, उसमें नफसियाती तौर पे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम हो सकता है, कम हो जाएगा, इसका पेस्ट कंट्रोल प्रेशर कम हो जाएगा। और उसके बाद तीसरी बात आती है कि ये जो जैसे मैंने कहा रेजिस्टेंस हो रही है, एक ही चीज बार बार होने से हो रही है। हम इस दफा ये रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर पेस्टिसाइड की जरूरत है, टैक इस लेवल पे चला जाता है जहाँ पेस्टिसाइड की जरूरत होनी है, तो आपने एक ही स्प्रे पूरे सीजन में नहीं करना, एक स्प्रे सिर्फ एक दफा करना। नहीं सेठ साहब आपकी बात दुरुस्त है, आपने जो तरीका बताया ये भी जरूर करें, कहीं ऐसा ना हो इससे हम ज्यादा नुकसान कर बैठे, इस पर भी गौर करें। और दूसरा ये है कि पेस्टिसाइड के लिए भी आप इनको पाबंद करें कि नई टेक्नोलॉजी मंगवाएं, मेरी बात पुरानी चीजें छोड़े। मेरी बात सुने, वो टेक्नोलॉजी का जवाब भी देंगे। हाँ, इस वक्त पोजीशन ये है कि जितनी भी मतलब हमारे वाइट फ्लाई टारगेट हम करें अगर, तो पेस्टिसाइड जितनी मौजूद है हमने लास्ट ईयर चेक की है, उनकी इफेक्टिवनेस नहीं है, वो रेजिस्टेंट हो गया है पेस्ट। अब उसकी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के 2-3 तरीके होते हैं। नंबर 1 यही होता है कि आप फर्ज करें 10 पेस्टिसाइड मौजूद है तो आप एक टाइम पे एक करें। हम इस बार ये रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर पहली दफा आपने बायो पेस्टिसाइड प्लांट एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया है, अगर आपका कंट्रोल नहीं आ रहा, अगले हफ्ते आप पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें, उससे अगले आप दूसरी पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें, तीसरा फिर बायो प्लांट चेंज करते रहेंगे तो उसका ब्रेक हो जाएगा। सब ये क्वालिटी बेहतर करने के लिए, या जिस तरह हम कहते हैं कि कास्ट ऑफ प्रोटेक्शन भी कम हो, पैदावार भी बढ़े, पेस्टिसाइड में भी तो आपके केमिकल नई टेक्नोलॉजी है जो आप मंगवा सकते हैं। मंगवाने में आपको कोई पेचीदगियां हैं क्या है, क्योंकि पुराने प्रोडक्ट अभी तक भी चल रहे हैं। अगर पिछले 10 साल की पेस्टिसाइड देखें तो उसमें कोई खासा चेंज नहीं आया 1-2 प्रोडक्ट के अलावा। अगर तो बड़ा अच्छा सवाल आपका जी, नई पेस्टिसाइड आनी चाहिए। अब दुनिया में ना असल में हम कोई लोकल मैन्युफैक्चर तो है नहीं, दवाई तो बात चाहती है, मल्टीनेशनल 3-4 मल्टीनेशनल 3-4 जो प्रोडक्ट बनाती है, मतलब उसके लिए प्रोडक्ट जो बनते हैं 3-4 कंपनी है। अब दुनिया चलेगी सीड के ऊपर, हमने सीड को उस तरह टेक्नोलॉजी को लिया नहीं अभी तक हमने उसी तरह है, कोई हमने 25-30 साल हो गए हैं, हम बिल्कुल उसमें नहीं गए, बल्कि पीछे चले गए उसमें। अब नई केमिस्ट्री इतनी आ रही नहीं, अब सारी रिसर्च जो उन्होंने बजट था रिसर्च का वो सीड पे शिफ्ट कर दिया, जो मल्टीनेशनल कंपनी थी जो नई जो इनोवेशन केमिस्ट्री लेके आते थे, हम तो जो मिलता है वहां से लेके आते हैं। हमारे पास कोई ऐसी रिसर्च है नहीं, कोई ऐसी चीज मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं, सारी आती है बाहर से। मल्टीनेशनल चली गई सीड के ऊपर, पेस्टिसाइड को उनका इम्पैक्ट कम होता जा रहा है, फोकस कम है, हमारा सारा डिपेंडेंसी पेस्टिसाइड के ऊपर आ गया या फर्टिलाइजर के ऊपर, हमारा तो सीड के ऊपर इतना फोकस ही नहीं है। या तो हम सीड को बेहतर करें या हम पेस्टिसाइड की मैनेजमेंट बेहतर कर लें। जिस तरह मतलब है कि इनका तो आइडिया बड़ा अच्छा है सेक्रेटरी साहब का कि जी मतलब कि मिनिमम IPM का इस्तेमाल हो, चीजें हो, लेकिन सर ये है ऐसा ना हो कि ऑलरेडी जिस तरह भी बातें हुई हैं सबज तेला अटैक होता है, तो सबज तेले ने ना तो इससे ना कौड़तुंबे से ना इससे वाइट फ्लाई और टिप्स पे मैनेजमेंट हो सकती है, उसमें इफेक्टिव हो सकती है। लेकिन ये सर बड़ा मतलब एक्टिव पेस्ट है, वो बड़ा घूमता है, उसको उसका मतलब पकड़ना उसको मैनेज करना मुश्किल है। उसकी भी मॉनिटरिंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बातें हुई हैं बीज बढ़ेंगे और सबज तेला का अटैक हो सकता है, उसके लिए हमें विजिलेंट रहना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं कि स्प्रे हम करें, लेकिन हमें विजिलेंट जहां हो जरा टारगेट की बात है फोकस करके करें, लेकिन हमें इसको सीरियस लेना चाहिए सबज तेले को। वाइट फ्लाई आएगा लेट स्टेज पे, अभी उसका थ्रिप्स आएगी उसके बाद, और ये लेकिन सबज तेला शुरू में आता है। सबज तेला डिफिकल्ट टू मैनेज है, मतलब इनसे जो हम जो बायो पेस्टिसाइड की बात कर रहे हैं उनसे मैं वाइट फ्लाई के ऊपर कह सकता हूँ, जिस तरह वो बात की है वो एग्री करता हूँ, हो सकता है उसका इम्पैक्ट हो। बाकी इधर इनसे मतलब कि पिंक का भी हो सकता है, तो पिंक की डिस्प्ले करने की जरूरत ही नहीं अभी हम करें तो बात ठीक है, मैं एग्री करता हूँ वाइट फ्लाई का और पिंक के लिए नहीं है, लेकिन सबज तेला उसके बाद थ्रिप्स, ये दो की है। लेकिन थ्रिप्स तो अभी इतना नहीं मसला, लेकिन सबज तेला बातें हुई हैं जिस तरह कभी नहीं हुई है, अभी 2 बार बड़ी स्ट्रांग हुई, इससे सबज तेला बढ़ेगा। इसकी मॉनिटरिंग हमें होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ उसके लिए सप्लाई करें, मॉनिटरिंग करें, ये ना हो वो नहीं होगा, ये ना हो कि हम उसके पीछे पड़ जाए और वो 10 दिन का वक्फा पड़े और हमारा नुकसान हो जाए, उसका मसला बने, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रांग मतलब एक पेस्ट डैमेज उसका ETL 1 पर लीफ है, वाइट फ्लाई का 5-6 पर लीफ है, थ्रिप्स का भी 10 पर लीफ, इसका 1 पर लीफ है ETL जो है, क्योंकि बड़ा डैमेजिंग पेस्ट है, बड़ा एकदम नुकसान करता है। इसके लिए हमें विजिलेंट रहना चाहिए। मैं सिर्फ ये रहा था, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है, हमने पेस्टिसाइड लेंगे तो सारी बात से कोई नई टेक्नोलॉजी आती है 10 साल पुरानी, आज भी केमिकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी, वो शक्तिशाली वाली बात बार बार इसको इस्तेमाल कर जो तरह बात की है विंडो शॉर्ट करें, हम अगस्त सितंबर में स्प्रे करेंगे तो यही प्रोडक्ट इफेक्टिव हो जाएंगे। हम जितनी ये जो टेक्नोलॉजी बेहतर जो मैंने बात किया कि डिलेइंग टैक्टिक्स रखें कि अगस्त और सितंबर हमारा पीक महीना है, तो पास होती खराबी 10 में जाती है या सितंबर है, ये महीना पीक है जहां पर फ्रूटिंग मैक्सिमम होती है, उसको बचाना ज्यादा जरूरी है।
उसके लिए हम अगर कर लेते हैं मैनेजमेंट कि उसकी मतलब है कि इतनी जान उसमें जो प्रोडक्ट को इफेक्टिव हो, वो एक्चुअली उसी होंगे जब इस्तेमाल शुरू में कम होगा तो यही प्रोडक्ट काम करेंगे जितने हैं। नया तो केमिस्ट्री आने वाली नहीं है, ना मल्टीनेशनल के पास है ना कोई नेशनल के पास है। यही प्रोडक्ट है। मल्टीनेशनल ने भी कोई R&D पे काम नहीं किया, मैंने कहा वो चले थे ना सीड के ऊपर, तो अब इतनी बड़ी समझते कि अगर सीड बेहतर हो तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी कम हो जाएगा। फर्टिलाइजर भी ट्रेनिंग भी ये दुनिया में है ही कि सीड के ऊपर सारी चीजें घूम रही है, हम उस तरफ जारी रहे, अब उसके ऊपर इतना फोकस नहीं है। बड़ा फायदा हो जाने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी दुनिया में, कम हो जाएगी। आप सब आप बताएं कि ये किस तरह मकसद जो हमारा आम किसान है किस तरह पैदावार बढ़ा सकता है। कपास की पैदावार का मसला है, बाकी अगर मकई की बात करें, चावल की बात करें, गन्ने की सारी बेहतर है। एक कपास ऐसी फसल है जिसकी पैदावार बढ़ने की बजाय बतदरीज कम होती जा रही है। कोशिश भी करते हैं, खर्चा भी करते हैं, और बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त किसान हैं जो कपास के अलावा और कुछ काश्त भी नहीं कर सकते। नहीं, अब वो कुछ थोड़ा सा एरिया हमारा रह गया है, ये जो जिसको कहते हैं सिवाय कपास के और कोई काश्त नहीं कर सकते, बाकी के पास अल्टरनेट भी होते हैं। ये सेक्टर ने फरमाया, इस पर जरा तवज्जो दें। एक बात मुझे शायद मैं इनसे पहले नहीं बात हुई, बायो पेस्टिसाइड की जो बात करते हैं ना, अभी कोरोना के दिन तो सना बूटी का चक्कर चला था, तो फिर सना बूटी गायब हो गई और लोग वो कर भी नहीं सके। ऐसे ना बायो वो मिले भी ना हमें पेस्टिसाइड और लोग तंग हो जाए। वो कुछ एरिया पे करें, मेरी ये राय है। ये खैर में इससे बड़े डिटेल देखा होगा, अगर अवेलेबल हो तो करें। वैसे जैसे ये बारिशें हो गई हैं उसके बाद बाकी स्ट्रांग मॉनिटरिंग की जरूरत है। काश्तकार की मैं बात जो कर रहा हूँ ना, एक तो उनको कहा अगर दवाई या खाद लेनी है, बीज लेना है, वो रजिस्टर्ड डीलर से देनी। पहले भी मैंने बताया, फिर भी कह रहा हूँ, उस पर अगर वो जोर देगा तो इंशाल्लाह उसको नहीं मिलेंगी, जाली नहीं मिलेंगी, बेहतर मिलेंगी उसका। दूसरा ये है कि महकमे ज़राअत से जरा क्लोज रब्ता रखे। हर जगह पर ज़राअत के बंदे का पहुंचना, मैं महकमे में रहा हूँ, लोग नहीं पहुंच पाते। थोड़ा सा ये भी तकलीफ करते, जब हम पटवारी के पास जा सकते हैं, थाने में जा सकते हैं, और जहाँ हमें कोई काम होता है शनाख्ती कार्ड के लिए जा सकते हैं, तो ज़राअत वाले के पास भी चले जाए। ये मैं जरूर कहता हूँ, अगर काश्तकार ज़राअत वाले के पास चला गया तो ज़राअत वाला जरूर साफ। मोबाइल भी है, उन्होंने भी काफी फैसिलिटी, तो ये अगर उनके साथ राब्ता करेंगे ना फिर। अच्छा, दूसरा अब जैसे ये बात हो रही थी चोलिस्तान वाले एरिया की, पिछले साल भी मैंने देखा जो एरिया आबादी से हटकर था, या बलूचिस्तान के एरिया की बात हो रही है, पहले का बात बेहतर है, क्योंकि वहाँ अभी पेस्ट प्रेशर उस लेवल का नहीं है, या मल्टी क्रॉपिंग हो गई है और ये कीड़ा भी बार बार आ रहा है। तो इसको विजिलेंट रहकर और फिर जैसे कहा IPM को देखकर स्प्रे उस वक्त करनी है जब जितना विंडो शार्ट करेंगे, मैनेजमेंट सारी चीज। अब वीड का सिलसिला हो जाएगा, वीड का बहुत बड़ा रोल है, और उसको अगर मैनेज हम नहीं कर पाएंगे तो कीड़ा बढ़ जाएगा। आप DG पेस्टवाइड्स हैं, आप क्योंकि बहुत करीब देखते रहे हैं। आसिफ साहब की बात एक बड़ी बेहतरीन है कि 98% ये दवाई बेचते हैं डीलर के थ्रू। मैं ये समझता हूँ कि डीलर कभी भी किसी सूरत जहां भी बैठा, जितने दूर दराज बैठा हो, महकमे के अलावा किस तरह गलत काम कर सकते हैं। अगर गैर मियारी दवाई भी बेच रहा है, उसमें आपका महकमे का वहां बंदा तो मौजूद है। मैं नहीं समझता कि बगैर उनकी कोई उसके बगैर कर सके। आप की क्या रहे हैं? डीलर दो किस्म, एक तो डीलर है, एक उन्होंने सब डीलर बनाए हुए हैं ना। वो जो सिलसिला है ना, वो जो सब डीलर जिनका मैं कह रहा हूँ आड़ती वाला जो है ना, उसके पास वो पता भी नहीं होता। बाद ये मिले भी जो है ना वो भी देना शुरू कर देती हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। देखें जो जिनके पास सर्टिफिकेट है, जो बैठा हुआ रजिस्टर्ड है, वो तो बेचे, बाकी इनके खिलाफ आप कार्रवाई करवाएं। बिल्कुल, बहुत रेयर कहीं हमें कोई अभी तक ऐसी मिसाल नहीं मिल रही कि लोग बगैर लाइसेंस के बैठे हों, जनरली रजिस्टर्ड डीलर। आरती के कह रहे हैं, सब डीलर कह रहे हैं, कई इस तरह का आरती किसी के पास हो सकता है, कोई एक्सेप्शनल हो। जनरली हमारा इस पेस्ट का जो जितना भी विंग है बड़ा एक्टिव है, इस पे नजर रखे खड़े हैं। मैं एक दो बातों की वजाहत यहाँ जरूरी समझता हूँ। एक क्लाइमेट की बात हुई, क्लाइमेट का पिछले हमारे 10 साल में 2 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ गया है, और अगर ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, वहां पर 16 से लेकर 35 डिग्री को आइडियल समझा जाता है कॉटन के लिए। हमारा तो शुरू ही 35 से होता है, सोइंग ही 35-36 से शुरू होती है और पूरा साल 40-45 रहता है। हमारे लिए ये बिल्कुल बात ठीक है कि बीज अगर हीट रेजिस्टेंट नहीं है और उसकी शेडिंग हो रही है तो वो जितना मर्जी जोर लगा ले किसान, उसका नुकसान होगा। ये बात अभी इसके लिए गवर्नमेंट ने एक हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, वो इस साल हो जाएगा चंद दिनों में। ये एक बिल्डिंग बन रही है हमारी CRI में, जहाँ पर लेटेस्ट मशीनें लाई जाएंगी। चाइना की बात करें, चाइना उन कंट्रीज में शामिल है, मतलब टॉप 3-4 कंट्रीज में जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन को 3 टाइम बढ़ाया पिछले 30 सालों में। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है। तो हम वो मॉन्सेंटो वगैरह सारा यूरोप में चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में,
चाइना की अपनी टेक्नोलॉजी उन्होंने किस तरह बढ़ाया, हम उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। उन्हें मशीनें मंगवा रहे हैं, जेनेटिकल मैनिपुलेशन की जैसे बात की, बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि हम जितनी भी मैनेजमेंट करें, हम मैक्सिमम देखें ना, अगर हम अच्छी कर लेते हैं, मौसम भी अच्छा रहता है, क्लाइमेट डिस्टर्ब नहीं करता, खाद भी A1 है, आपकी पेस्टिसाइड भी A1 है, मैक्सिमम 25 मन पर एकड़, 30 मन पर एकड़, एवरेज यही निकल रही है ना, 25 मन तो बहुत बड़ी है। मैं कहता हूँ हमारा पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखें तो मैक्सिमम 25 मन एवरेज है, एवरेज, किसी कम ज्यादा 45 मन भी होगी, किसी 12 मन भी होगी, एवरेज हमारा 25 मन पे आ रहा है पूरे हाउस का हम जो जायजा लें। अब दूसरी एक ये बात, तीसरी आपने बिल्कुल ये पेस्टिसाइड की IPM को मैं क्लियर कर दूं, IPM डज नॉट मीन ओनली दीज प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। IPM पूरा एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है, जिसमें नंबर 1 पे चलता है कल्चरल ट्रीटमेंट्स। कल्चरल ट्रीटमेंट कैसे है कि जैसे पिंक बॉल वॉर्म है, गुलाबी सुंडी है, लोग अपने घरों के पास चिड़ियों के ढेर लगा लेते हैं, फसलों के पास लगा लेते हैं, वो सारा साल पड़ी रहती है, उसके हर टीले के अंदर आपकी गुलाबी सुंडी का प्रभाव है और वो निकलते रहते हैं। आजकल निकल रहे हैं क्योंकि टीना नहीं आगे अगर मिलेगा, अगर टीना मिल जाएगा उसमें घुस जाएंगे, नहीं मिलेगा तो डेथ हो जाएगी, लेकिन वो निकल रहे हैं। उसके बाद हम बात करें बायोलॉजिकल कंट्रोल की, कि बायोलॉजिकल कंट्रोल हमारे IPM का हिस्सा है कि जहां पर भी आपके खेत है वहां पे डोज कीड़ों को बढ़ाएं। जब आप ये प्लांट एक्सट्रैक्ट करते हैं, डोज कीड़े बढ़ते हैं, फिर हमारी लैब्स मौजूद है। इस वक्त हम 2000 एकड़ पर, इस वक्त प्लानिंग कमेटी ने फैसला किया, उसमें 2000 एकड़ हमने जिसपे सिर्फ ये बायोलॉजिकल कंट्रोल करने जा रहे हैं, उस पर कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा हर जगह हमने IPM प्लांट्स लगाए हैं, हर सर्कल में। और हमारा एक सिंपल सी एडवाइस है कि आप बिल्कुल ये बात ठीक है, सब्ज तेल और दूसरी अभी जैसे बारिश आई है, क्लाइमेट के नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों होते हैं। अब थ्रिप्स जो है, थ्रिप्स वो जो आपकी कपास के नीचे जो बन जाती है, खुश्क हुई उसके लिए जगह बन गई, उसमें सिर्फ प्रवेश पानी होती है। अब जैसे बारिशें वो फिल हो गए, उसकी प्रोडक्शन कम होगी। तेला है, लेकिन उसमें अगर दोस्त कीड़े मौजूद है उन पर अटैक करता रहेगा, तेला तेजी से बिल्कुल बढ़ता है। और हम इसमें एक और बात, कतई ये मकसद नहीं है कि पेस्टिसाइड इस्तेमाल ना की जाए, लेकिन उस हम सिर्फ कहते हैं उस यस दैट इज ऑन टॉप ऑफ द रंग। हमारा जो अगर पैरामिड हम बनाए तो उस पर टॉप ऑफ द रंग पेस्टिसाइड आती है, वो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं इफेक्टिव पेस्टिसाइड। साकिब अली सील साहब आपका बहुत शुक्रिया, आसिफ जी साहब आपका बहुत शुक्रिया, ज़फ़रियाब हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज बड़ी तफ़सीलन गुफ्तगू आपने सुनी और यकीनन मुझे उम्मीद है किसान भाइयों ने ये प्रोग्राम सुना होगा, अपनी कपास की पैदावार बेहतर बनाने के लिए ये इक़दाम करेंगे, क्योंकि आज के नाज़रीन ने ये बात की है कि जो रजिस्टर्ड डीलर हैं उनसे अगर आप ज़रिए अद्वियात लेंगे तो यकीनन आपको वहाँ से गैर मयारी दवाई नहीं मिलेगी, बेहतर दवाई मिलेगी जिससे आपकी पैदावार बढ़ेगी। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।